हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी का पोर्शन जो आपकी सक्षम बुक है उसी बुक का निचोड़ और बिल्कुल आसानी और सरल भाषा में आपको समझाना है। और आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप लिखना है। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम बताएंगे भी नहीं, उस चीज़ को नेगलेक्ट करना है। बिल्कुल सटीक और शॉर्ट नोट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दो वीडियो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। एक में पोषण के प्रकार खाद्य समूहों के बारे में डिस्कस किया था और दूसरे में विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत, उनका लाभ तथा महत्व और मौसमी फल एवं सब्जियों के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, कुपोषण के प्रकार यानी कुपोषण होता क्यों है, किस वजह से होता है, अगर कुपोषण होता है तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके रोग क्या हैं, उसके निवारण क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों तथा महत्व की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर जो हमारा है पूरा पोषण के बारे में, ये आज पूरा फिनिश हो जाएगा 3 ही लेक्चर में। वो दो वीडियो जो हमने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सक्षम बुक का रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट बनी है और वहाँ से आपको लाइन वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का यहाँ टॉपिक। ठीक है, तो आज खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को बढ़ाने के उपाय। जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के शरीर में उपलब्धता खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर करती है। यदि खाना उच्च तापमान पर देर तक पकाया जाता है तो तला जाए तो इसमें खाद्य पदार्थ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको भोजन बनाना है तो आप अगर देर तक पकाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होंगे वो जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं। कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिन्हें अपनाने से खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता बढ़ाई जाती है और पोषक तत्वों को नुकसान कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने या संरक्षण की विधियाँ जो होती हैं वो निम्न है। देखो क्या है, पहला हमारा है भिगोना। यानी कि कोई भोज्य पदार्थ होता है, कोई चीज़ खाने वाला अनाज या बीज होता है जिसे हम भिगो कर खाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इस विधि में बीज या अनाज को पानी में भिगोने के पश्चात प्रयोग में लाया जाता है। जैसे चना हो गया, दाल हो गया, ठीक है, राजमा हो गया, मूंगफली की गोदी हो गई, इनको आप भिगो कर खाते हैं। ठीक है, मूंग की दाल हो गई, राजमा हो गया, इनको आप भिगो कर खाते हैं। ये क्या है, हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ जो होती है उसकी पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन मोटो होता है ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि खाना पचने में आसानी होती है। तो ये होता है भोज्य पदार्थों को भिगोने से, यानी कि भिगोना जो हमारा है एक प्रकार का खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बढ़ाने का एक मेन फैक्टर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहीं यहीं पर देखने को मिलेगा। तो आप भिगोना जो होता है, भिगोना मतलब क्या है, पानी में भिगो दिए और सुबह उसको खा लिए, वही हमारा भिगोना हो गया। दूसरा है अंकुरण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप अंकुरित खाएंगे वो भी हमारे क्या होते हैं, सुपाच्य होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। बात करेंगे इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत सूखी दालों और अनाजों को कुछ समय तक भिगोकर नरम किया जाता है तथा उसके बाद भीगे सूती कपड़े अथवा बर्तन में जिसमें तारों से छेद हों उसमें रखा जाता है। इससे घर में क्या होता है, अगर चना को आप भिगोते हैं और उसको अंकुरित करना होता है तो आप सूती कपड़े में लपेट के रख देते हैं। क्या होता है, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उसमें अंकुरित चना की रोम अंकुरण निकल आता है। ये सभी लोग जानते हैं, जिससे पानी और हवा में अंकुरित हो सके। अंकुरित अनाज दाल को पचना आसान होता है। यानी क्या होता है, जो अंकुरित हमारे बीज या अनाज होते हैं उसको पचाने में आसानी होती है। साथ में पोषक तत्वों जैसे विटामिन व मिनरल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। उदाहरण चना, मूंग, सोयाबीन, मोटा अनाज, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। अंकुरित अनाज व दालों में सुखाकर भूनकर पाउडर के रूप में बच्चों व महिलाओं को भोजन मिलाकर पौष्टिक आहार तैयार किया जाता है। जैसे क्या होता है, आप अनाज होता है, जैसे क्या होता है, गेहूं की जो दलिया होती है उसको आप दूध में मिलाकर खाते हैं तो क्या हुआ, इस प्रकार की पौष्टिकता बढ़ा रहे हैं, पोषक तत्व में पौष्टिकता बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है खमीर उठाना या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ। इसमें क्या है, दही, मट्ठा, इडली, डोसा आदि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हैं। जो हमारे खट्टे होते हैं, दही क्या होता है, एक फर्मेंटेड होता है, ये हमारा खमीर से उठा होता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बना हुआ प्रोडक्ट होता है, पदार्थ होता है जो हमारा दूध से दही बनता है। और ये हल्के एवं सुपाच्य पदार्थ होते हैं, इनकी ये भी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इनके खाने से उपापचयी मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे शरीर के विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी कि इनसे क्या होता है, विटामिन B
पर्याप्त मात्रा मिलता है। देखो आपको क्वेश्चन पूरी थ्योरी नहीं लिखना है, आपको मैंने बता दिया कि जो हमारे खमीर उठते हैं या फर्मेंटेड होते हैं उसमें विटामिन B12 मिलता है। ठीक है, अंकुरित चने से हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो ऐसे शॉर्ट नोट बनाना है, बिल्कुल थ्योरी छापना नहीं है, वरना छापोगे तो मोटे मोटे ग्रंथ बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम भी होगी और आपके क्या होगा, बोरियत आएगी कि हाय मुझे तो इतना पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। जैसे विटामिन B12 पाया जाता है, और विटामिन B12 का जो हमारा रासायनिक नाम होता है उसे हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और इसमें जो धातु पाई जाती है वो एकमात्र धातु होती है कोबाल्ट। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में हमारी कोबाल्ट धातु देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाप से पकाना। भाप से पकाना यानी कि स्टीम कुकिंग करना। भाप में पकाने से भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है, साथ ही स्वाद को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। उदाहरण हो गया इडली, फरा, हरी सब्जियां। जैसे क्या होती है, कुछ जो हमारी चीज़ें होती है भाप से पकाई जाती हैं। घर में सभी लोग सुने होंगे जो फरा होता है, फरा फरा और चावल के आटे का बनता है फरा, तो वो हमारा भाप द्वारा पकता है। दूसरा हमारा सबसे सटीक और अच्छा हिमाचल, आप क्या है, आप मार्केट में जाते हैं मोमोज़ खाते हैं, तो जो मोमोज़ क्या रहता है वो हमारा भाप में पकता है। ठीक है, भाप में पकता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भूनना यानी कि रोस्टिंग करना। यह भोजन की नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। भूनने से खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इसमें तेल या घी की आवश्यकता नहीं होती है, यह काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और स्वाद में सुधार आता है। उदाहरण भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली बीज, अनाज व दालों के बीजों का मिश्रण भूनकर स्वादिष्ट पाउडर में लगाकर खाया जाता है। भोजन बनाते समय तथा पके हुए भोजन में ऊपर से डाला जाता है। ये मतलब कुछ जो हमारे होते हैं वो भून कर खाए जाते हैं। इससे क्या होगा, मखाना हो गया, मूंगफली, सभी लोग भून कर खाते हैं, तो ये हमारी रोस्टिंग होती है, जल्दी भुना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। सामान्यतः खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर को पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है उसे संतुलित आहार करते हैं। यानी कि हमारे शरीर को उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व प्राप्त करता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार से पाई जाने वाली ऊर्जा 50% कार्बोहाइड्रेट से, 30% फैट से और 25 से 15 से 20%। आप इसको याद कर लीजिएगा कि संतुलित आहार से लिखिए, संतुलित आहार से 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% वसा और 15 से 20% हमारी प्रोटीन प्राप्त होती है। ऐसे बिल्कुल आपको शॉर्ट आउट में लिखना है। जो लोग थ्योरी से क्वेश्चन को पिकअप करना जान गए उनका जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है। अब देखेंगे कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, जो लोग या छोटा हो या बुजुर्ग हो या वयस्क हो या वृद्धा हो, जो लोग भोजन सही से नहीं करते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण क्या होता है, पेट बाहर निकल आता है, हाथ पैर एकदम सुगड़े होते हैं, पतले पतले, तो वो हमारी कुपोषण की निगरानी होती है। इससे क्या है, हाथ पाँव डुडिया पेट नगड़िया, ऐसे कुछ कहावत है। तो क्या है, हाथ पैर उनके बहुत पतले होते हैं और पेट क्या होता है, बाहर की ओर निकला होता है, ये हमारा कुपोषण का शिकार होता है। ठीक है, अब देखेंगे कुपोषण के प्रकार। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि बच्चा छोटा है, मान लो 5 साल का है, उसको डेली संतुलित आहार चाहिए, लेकिन वहाँ पर संतुलित आहार नहीं मिल पाता, तो बच्चों में कुपोषण आ जाता है। बच्चा हो, वयस्क हो, कोई भी हो, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अल्प पोषण और अति पोषण, दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से अल्प पोषण में क्या है। यह एक से अधिक पदार्थ के तत्वों की कमी के कारण होता है। एक से अधिक, ठीक है, एक के अधिक से पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण है। अधिकता, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण होता है। ये होता है कमी के कारण, ये होता है अधिकता के कारण। ठीक, याद रखिएगा। टाइप 2 पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला कुपोषण से अल्प वजन, नाटापन, दुबलापन, सूखापन। इसमें क्या है, उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला मोटापा, ये हमारा अति पोषण हो गया। देखो अति मतलब क्या हो गया, अति से खूब, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है। अल्प पोषण यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा। अति पोषण यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पोषण मिल रहा है, खूब एकदम दबा के खा रहे हैं, एकदम दबा के खाते हैं। दबा के खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, खूब एकदम ऊपर गले तक भर लेंगे, तो आपका मोटापा का शिकार हो जाएंगे। तो क्या होगा, अति, अति मतलब बहुत बड़ा, अल्प मतलब कम, अति मतलब बहुत हो गया और अल्प मतलब कम, तो आपको खाने में कम मिलता है तो अल्प पोषण होता है। और अति पोषण मतलब बहुत ज़्यादा खाने में मिलता है, वो आपका अति पोषण होता है। क्या कहते हैं, तो अति हो गई, यानी कि हद हो गई, अति हो गई। ठीक, ऐसे आप याद रखिएगा। ये देखो बच्चा कितना स्वस्थ बैठा हुआ है। कुपोषण के प्रकार,
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से एक से या अधिक टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इन्होंने उदाहरण के तौर पर जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से एक होते हैं सूक्ष्म पोषक, एक होते हैं बृहद पोषक। मैं इसी सक्षम बुक जो पढ़ा रहा था वहाँ पर जो पहला क्लास लिया था उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा लंबी नहीं और छोटी है। अब महिलाओं में कुपोषण देखेंगे, एक कहाँ कारण है और उसका परिणाम, यानी कि जो महिला की होगी उसका कुपोषित होने का क्या कारण है, अगर महिला कुपोषित होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो देखो क्या है, सामाजिक असमानता के संसाधनों में किन्हीं कमी। देखो असमानता क्या होती है, जनरली जो देखो पहली बताएं जो लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा हमारे समाज में असमानता होती है कि ये होती है कि लड़की जो होती है उसको पर्याप्त न शिक्षा मिलती है, ना उसको समाज में अच्छा दर्जा मिलता है और ना ही घर में उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू होती है। लड़के की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी है। नेक्स्ट है आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी। महिलाओं में आयरन की कमी, कैल्शियम कमी, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी, वसा की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, तो ये क्या होती है महिलाओं में कुपोषण का कारण होते हैं। संक्रमण, कभी कभी संक्रमण भी हो जाता है। कम उम्र में गर्भधारण, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, बच्ची होती हैं, उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है और कम उम्र में ही उनका गर्भधारण हो जाता है, तो वहाँ पर कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है कम अंतराल पर बच्चे का पैदा होना, यानी कि बहुत ही कम जो गैप होता है दो बच्चों के बीच वो बहुत कम होता है, उस दौरान क्या होती है महिला कुपोषित हो जाती है। यानी कि एक बच्चा मान लो एक साल में एक बच्चा पैदा हुआ एक साल और फिर उसके दूसरे साल फिर बच्चा पैदा हो गया, तो क्या है गर्भ अंतराल जो है हमारा वो कम है, इसीलिए महिला क्या होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है बार बार गर्भधारण के कारण कमज़ोर शरीर, यानी कि महिला बार बार गर्भवती हो रही है। स्वच्छता में कमी, यानी हाइजीन में कमी भी कुपोषण का शिकार होती है। अब परिणाम क्या है, गर्भवती महिला का शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना, बिल्कुल सही है। जब महिला का कुपोषण होगी, जो महिला कमजोर होगी तो ना तो उसका मानसिक विकास होगा ना उसका शारीरिक विकास होगा। नेक्स्ट है एनीमिया, उच्च रक्तचाप और चक्कर आना। जब भाई शरीर अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, कुपोषित होगा, जाहिर सी बात है काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, दिन भर ईंठे ईंठे घूमेंगे, तो क्या है ये सब हमारे कारण हैं। तो ये सब कारण होते हैं, रक्तचाप बढ़ जाएगा, आपका एनीमिया हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी, सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, काम करने का मन नहीं आएगा, नींद आएगी, तो ये सब हमारे क्या होते हैं कारण होते हैं, परिणाम होते हैं। सॉरी, महिलाओं के बार बार बीमार होने की संभावना, कि बार बार नखरा करेंगी, बीमार होंगी। जन्म के समय कम वजन या मात्र मृत बच्चों के होने की संभावना, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पर अगर महिला कुपोषित है तो बच्चे का जो जन्म होगा वो मृत जन्म होगा, यानी कि ये जाहिर सी बात है अगर महिला कमज़ोर है तो बच्चा भी ऑलरेडी कमज़ोर होगा। ठीक है, बच्चों के शारीरिक व मानसिक जैसे मंदबुद्धि रूप से कमज़ोर होगा। जब महिलाओं के शरीर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महिला के शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो जो उसका बच्चा पैदा होगा वो मंद बुद्धि का पैदा होगा। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा कि अगर बच्चा मंद बुद्धि का पैदा हुआ है तो समझ लीजिए कि महिला के शरीर में आयोडीन की कमी थी। नेक्स्ट है गर्भ में भ्रूण का सही विकास न होना। जब महिला कमज़ोर होगी तो महिला के जब पेट में बच्चा गर्भ पल रहा है तो उसका शारीरिक विकास होगा, ठीक सही से नहीं हो पाएगा। मातृ मृत्यु एवं बच्चों की विकलांगता होने की संभावना है, कि बच्चे की विकलांग होने की संभावना थी। अब देखेंगे ऊपर हम पढ़े थे महिलाओं में कुपोषण, अब नीचे देखेंगे बच्चे में कुपोषण। बच्चे में कुपोषण का कारण क्या होता है और उसका संभावित परिणाम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गर्भवती माँ में पोषण की कमी, यानी कि अगर माँ कुपोषण का शिकार थी तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा। इसलिए अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है तो आप माँ की हेल्थ को स्वस्थ रखिए, बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। स्तनपान शुरू कराने में देरी, यानी कि बच्चा अगर पैदा हुआ है उस दौरान माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती तो भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनपान संबंधी समस्या, जैसे कि गलत जुड़ाव की स्थिति, स्तन का अतिपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि जैसी बीमारियां अवरोध उत्पन्न करना। ये होती है इनकी महिला के स्तन में किसी प्रकार की विकृति है, किसी प्रकार का कोई संक्रमण है तो वहाँ पर भी बच्चे का क्या होगा संक्रमित हो जाएगा, उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। स्तनपान न हो पाने के कारण फार्मूला दूध अथवा गाय बकरी का दूध देना, यानी कि माँ जो है वो
कुपोषित है उस दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पी पाता है बच्चा, स्तनपान नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर का दूध पिलाते हैं, यानी कि फार्मूला दूध होता है, मतलब डिब्बे वाला दूध। तो डिब्बे वाला जो दूध पिलाते हैं तो बच्चा उससे भी प्रभावित होता है। जो डिब्बा मार्केट से लाते हैं उस पर देखिएगा, उस पर भी लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, ये लाइन लिखी होती है डिब्बे पे। यानी कंपनी वाले भी बताते हैं कि माँ के दूध का बच्चे को सेवन करवाना चाहिए, स्तनपान करवाना चाहिए, कंपनी वाले भी बताते हैं। नेक्स्ट है स्तनपान के साथ पानी देना। स्तनपान के साथ पानी देना ये भी हमारा होता है कुपोषण का शिकार। अनुपयुक्त अपर्याप्त परिआहार, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों से बार बार संक्रमण होने की बच्चा बार बार क्या होता है, बीमार हो रहा है, तभी वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। अब देखेंगे परिणाम क्या है। जन्म से ही शिशु का कम वजन होना। जब महिलाएं क्या होंगी, महिलाएं कुपोषित थी, कुपोषण का शिकार थी, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वजन कम होगा, ठीक है ना, उसका डेवलपमेंट सही से होगा। नेक्स्ट है बाधित शारीरिक एवं मानसिक विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक मानसिक सब प्रकार का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। बार बार बीमार होने की संभावना, यानी कि बच्चा अगर कमज़ोर है, कुपोषित है, तो बार बार बीमार भी होगा। विकलांगता एवं जन्म दोष, यानी कि उसके विकलांग भी हो सकता है। शिशु मृत्यु की संभावना, वयस्क होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों की संभावना, यानी कि बच्चा अगर बड़ा होगा तो उसे मधुमेह यानी कि शुगर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये हमारा बच्चों में कुपोषण के क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में हम पढ़े हैं। महिलाओं के क्या कुपोषित होने के क्या परिणाम और कारण हैं उसके भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व, यानी कि महिला जब गर्भावस्था से लेकर 1000 दिन तक क्या उसका विकास है, क्या उसका स्वर्णिम महत्व है। तो देखिए गर्भावस्था 270 दिन हुआ, 365 यानी पहला वर्ष हुआ, 365 यानी कि दूसरा वर्ष हुआ, और बराबर इसको जोड़ेंगे तो आपका 1000 दिन निकल के आएगा। तो 1000 दिनों के बाद में हम जब कांटिव ने बोले तो लगता है गला खराब हो जाता है, ठीक है। अब कांटिव ने बोल रहे हैं तो लग रहा है मेरा गला खराब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 दिनों की बात करेंगे, यानी कि 270 दिन आपका गर्भ था, फिर बच्चा 1 साल का हुआ, फिर बच्चा 2 साल का हुआ। अगर तो उन तीनों को जोड़ेंगे तो 270 दिन आएगा। अब देखो इसमें क्या है, पोषण हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए। गर्भावस्था के आरंभ से लेकर बच्चे के जन्म 2 वर्ष तक तथा गर्भपात 270 दिन तक, बच्चे के जन्म को 2 साल अर्थात वही मैंने ऊपर बताया वही हमारा होता है। बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष की आयु का होता है। सबसे अधिक विकास 2 वर्ष से लेकर क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष तक सबसे अच्छा बच्चे का विकास होता है। इसी समय सही पोषण मिलने से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। पहले 2 वर्षों में उचित देखभाल के अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, यानी कि अगर बच्चा प्रथम 2 साल में सही से उसका केयर नहीं हुआ, सही से उसका देखभाल नहीं हुआ, सही से उसकी सुरक्षा नहीं हुई, तो बच्चा क्या होगा, उसके विकास में बाधा आएगी, चाहे मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, जिसकी भरपाई क्या करना है, कठिन है। इसके अतिरिक्त बच्चे के क्रियात्मक समूह जैसे बोलना चलना देरी होने का खतरा होता है। भविष्य में होने वाली बीमारियों से उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर बच्चा इन सब ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की क्या है, बच्चा को आप 0 से 2 साल तक आपको बहुत ही फुल केयर करना है, क्योंकि आप अगर 2 साल बच्चे के स्टार्ट से सही केयर ले जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी भर लाइफ सही रहेगी। ऐसा क्या है, अगर घर का निर्माण करना है तो उसकी नींव बनाना पड़ेगा, उसी को अगर बच्चे का ज़िंदगी अच्छे से चाहते हैं कि सही हो तो आपको 2 साल केयर करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।